आज जिस सीट पर हम पहले चर्चा करेंगे वो है किशनगंज की एक सीट, ठाकुरगंज की ये सीट है। फिलहाल तो यहाँ राजद का कब्जा है, लेकिन क्या इसका मिजाज ऐसा ही रहा है? क्या ठाकुरगंज की जनता हमेशा से राजद को पसंद करती रही है या फिर यहाँ फेरबदल भी हुए हैं? रंजन जी, अगर ठाकुरगंज को आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर क्या दिखाता है? ठाकुरगंज का मिजाज और रिकॉर्ड क्या कहता है? देखिए, जब ठाकुरगंज विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो पहली चीज दिखती है परिणामों में वो ये दिखती है कि यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और उसने जो है बार बार यहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन ये बात अब अलग है कि अब जो है कांग्रेस इस रेस में शामिल नहीं है, लेकिन एक वक्त जो था वो उसी के नाम था और सबसे पहले तो उसने जीत का चौका लगाया। जो पहले 4 चुनाव ठाकुरगंज में हुए वो 4 के 4 चुनाव जो है वो कांग्रेस ने जीते। 1977 के जनता लहर में कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी उस समय जीतने में सफल रही। बीजेपी का कमल भी ठाकुरगंज में खिला है, लेकिन वो 1995 में खिला था। 2005 तक कांग्रेस मुख्य मुकाबले में हुआ करती थी, कई बार जीत भी जाती थी, लेकिन 2005 के बाद जब आप आती हैं और वहां पर देखिएगा तो मुकाबला यहां जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं उनके बीच ही सिमटती हुई दिखती हैं। लेकिन एक बात और बहुत दिलचस्प है कि किसी भी पार्टी को दोबारा जीत नहीं मिली है, एक ही बार जो है उनको जीत मिली है। इनफैक्ट कांग्रेस को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी एक दल 2 बार ठाकुरगंज की सीट को नहीं जीत सका है। यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। किशनगंज का ये विधानसभा क्षेत्र है, जो किशनगंज लोकसभा है उसके अंतर्गत ही ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। और यहां पर इस बार जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था तो यहां पर जेडीयू को बढ़त मिली थी, लेकिन एक त्रिकोणीय मुकाबला था और यही नेचर इस सीट का रहा है। आमतौर पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है और चूंकि यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, पिछली बार जो है AIMIM की एंट्री हुई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी यहां से चुनाव लड़ा। 2020 में उनका प्रदर्शन कैसा रहा इस पर हम आगे बातचीत करेंगे जब आंकड़े बताएंगे। लेकिन एक बात तो है कि सीमांचल में इस बार 2025 में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM और जो बिहार के सदर हैं अख्तरुल इमान, ये बहुत गंभीरता के साथ और एक आप कह सकते हैं कि ये चुनौती पेश कर रहे हैं बाकी पार्टियों के लिए भी, और एक दावेदार के रूप में AIMIM जो है उभरा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये कहना पड़ेगा कि 2025 में ठाकुरगंज में जो परिणाम आएगा उसमें AIMIM की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। तो क्या जैसे कि यहाँ हर दल एक बार जीत रहा है और दोबारा अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है 2005 के बाद देखने पर जो दिख रहा है, तो क्या इस बार एक नया दल यहां से जीत हासिल करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा, या जो एक बार जीतने की जो एक आदत सी हो गई है इस सीट को, यहां पर RJD उसे बदलेगा और दोबारा जीत हासिल करेगा, या JDU वो भी जो है इस मुकाबले में है और मुकाबले को दिलचस्प बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच एक उम्मीदवार हैं जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, उनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ कंटेंडर यहां पर हैं जो आपस में भिड़ते रहे हैं। फिलहाल हम रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ें तो कुल 15 चुनाव ठाकुरगंज में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 8 बार सफलता मिली है और इसीलिए मैंने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो RJD, JDU, LJP, SP मतलब समाजवादी पार्टी, BJP, जनता दल और जनता पार्टी, सभी को एक बार ही इस सीट पर सफलता मिली है। मोहम्मद हुसैन आजाद 3 बार यहां से जीते हैं, सर्वाधिक जीतने वाले वो विधायक बने हैं, 3 बार यहां से उनको सफलता मिली है। अब हम आखिरी 3 चुनाव के आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2010 से शुरुआत करते हैं
और उस समय अगर आप देखिए तो एलजेपी से नौशाद आलम चुनावी मैदान में थे, जेडीयू से गोपाल कुमार अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से जहीदुर रहमान थे, पूनम देवी जेएमएम से थी। यहां पर चूंकि जो एसटी वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि अभी झारखंड में सरकार में है, वो पार्टी भी जो है आपको ठाकुरगंज में चुनाव लड़ा करती थी। इसके अलावा एनसीपी से मोहम्मद मेहर अली थे। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट यहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें गोपाल कुमार अग्रवाल जो जेडीयू के प्रत्याशी थे उनको 29,409 वोट आए, जो कांग्रेस प्रत्याशी थे जहीदुर रहमान उनको 15,652 वोट आए, पूनम देवी जेएमएम की प्रत्याशी थी उनको 10,715 वोट आए, मतलब कि 8.34%। एनसीपी प्रत्याशी को आए 11,462, मतलब 8.92% वोट। और नौशाद आलम एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको आए 36,372 वोट, मतलब कि 28.3%। और इस सीट पर एलजेपी को पहली बार जीत मिली और नौशाद आलम जो है 6,963 वोटों से चुनाव जीत गए। 2015 आते आते तक परिस्थितियां बदल गई थी। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन बन चुका था, एलजेपी एनडीए के फोल्डर में था यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, जो नौशाद आलम थे वो जेडीयू का दामन थाम लेते हैं और चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। उनके सामने अगर हम बात करें तो जेएमएम से अहमद हुसैन थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से फैयाज आलम थे, और आपको एलजेपी से गोपाल कुमार अग्रवाल चुनावी मैदान में थे। अगर आप यहां देखें तो जो तीनों चुनाव जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां गोपाल कुमार अग्रवाल और मोहम्मद नौशाद आलम आपको तीनों चुनाव में दिखेंगे। गोपाल कुमार अग्रवाल हर बार अलग दल से आपको दिखेंगे। तो गोपाल कुमार अग्रवाल को 2015 में जब एलजेपी से लड़ रहे थे 66,152 वोट आए, मतलब 36.74%। और जो मोहम्मद नौशाद हैं उनको आए 74,239 वोट, मतलब 41.23% वोट। और फैयाज आलम जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 12,136 वोट आए, और जेएमएम के प्रत्याशी अहमद हुसैन को 11,176 वोट आए, मतलब कि 6.21% वोट। और मोहम्मद नौशाद आलम की ये लगातार दूसरी जीत थी, मतलब उन्होंने अपनी सीट बचाई लेकिन दल बदल गया था। पिछली बार एलजेपी से थे, इस बार जेडीयू से वो चुनाव जीते 8,087 वोटों से। फिर 2020 आता है और यहां पर परिस्थितियां फिर बदल जाती हैं। जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था और यहां पर जो है जेडीयू से जो है चुनावी मैदान में मोहम्मद नौशाद आलम फिर से उतरते हैं, लेकिन गोपाल कुमार अग्रवाल भी उतरते हैं। वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं और एआईएमआईएम की एंट्री हो जाती है और महबूब आलम जो है वो यहां पर एआईएमआईएम का पतंग जो है वो उड़ाने के इरादे से मैदान में उतर जाते हैं। एलजेपी से मोहम्मद कलीमुद्दीन थे, हालांकि एलजेपी कोई विशेष प्रभाव छोड़ने में असफल रहा और इस मुकाबला जो है यहां पर इस 4 कोणों में हुआ, जिसमें कि मोहम्मद नौशाद आलम जो कि जेडीयू प्रत्याशी थे उनको 22,082 वोट, मतलब 11.5% वोट मिले। लेकिन आरजेडी से सऊद आलम जो है वो चुनावी मैदान में थे। वो किशनगंज के पूर्व सांसद असराउल हक के जो है वो बेटे हैं, तो वो आरजेडी से उतरे और आप देखेंगे कि पहली बार ठाकुरगंज में लालटेन जला। एआईएमआईएम के प्रत्याशी महबूब आलम जो है वो चौथे स्थान पर रहे और 18,925 वोट लाने में कामयाब हुए, लगभग 10% वोट एआईएमआईएम को मिला। और गोपाल कुमार अग्रवाल जो है वो निर्दलीय लड़ते हुए भी दूसरी पोजीशन पर रहे, 56,022 वोटों के साथ 29.11% उनका वोट रहा। तो यहां पर जीत मिली सऊद आलम को जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं,
23,887 वोटों से। तो ये पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड है और आपने देखा कि हर बार दल जो है वो अलग है। सिर्फ नौशाद आलम 10 में भी जीते, 15 में भी जीते, लेकिन दल हर बार बदलता रहा। इस बार क्या होगा, दावेदार कौन कौन है? तो देखिए, AIMIM से बहुत लोग टिकट चाहते हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने को जो है पूरी तरह से झोंक दिया है। जो उनके 4 विधायक टूटकर आरजेडी में गए हैं, इस बात की एक जज्बाती अपील करते हुए वो दिखते हैं। अख्तरुल ईमान पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और उनका प्रयास है कि यहाँ पर जो है वो बेहतर प्रदर्शन करें। जो वो बातें कहते हैं कि 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे, तो वो ठाकुरगंज में जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए कटिबद्ध जरूर हैं। AIMIM से कई प्रत्याशी हैं जो कि दावा ठोक रहे हैं। तो इसमें एक गुलाम हसनैन हैं, ये दावा बहुत जोर शोर से ठोक रहे हैं। जो AIMIM के जो बड़े नेता हैं उनसे इनकी जो है वो करीबी हैं, उनके कई कार्यक्रमों में साथ में दिखते हैं। इसके अलावा एक रहीमुद्दीन हैं हैदर बाबा, उनके नाम की भी जो है वो चर्चा हो रही है। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल हक हैं, मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद, ये सब जो है AIMIM से टिकट चाहते हैं। तो AIMIM से टिकट चाहने वालों की एक भीड़ लगी हुई है, ये कहना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, गोपाल कुमार अग्रवाल तो चुनाव लड़ेंगे, ये मानकर चलिए। पिछले कई चुनाव से वो लड़ रहे हैं, उनको कोई पार्टी टिकट दे न दे वो निर्दलीय लड़ जाएंगे। अगर कोई पार्टी टिकट देगी तो पार्टी से भी जो है वो लड़ सकते हैं। पिछले 4 बार से जो है हर बार अलग अलग दल से लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो पोलराइजेशन हो रहा है उसमें इनको वोट मिल रहा है और ये जो है इनकी नजर मुस्लिम वोटों पर भी रहती है और ये कहते भी हैं कि सुरजापुरी समाज को हम आरक्षण दिलवाएंगे। यहाँ पर चूंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर सुरजापुरी, शेरशाहवादी, कुलैया, इन समाज की भी चर्चा जो है वो होती है और सब अपनी अपनी तरह से यहाँ पर इनको सपोर्ट करते दिखते हैं। आरजेडी से सऊद आलम ही जो है आपको दावेदार होंगे ऐसा दिखता है। JDU से मोहम्मद नौशाद आलम का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो ये दावेदार हैं ठाकुरगंज में। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो वो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य जो है वो इलाका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 58% जो है वो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। तो यहाँ पर मुस्लिम ही निर्णायक हैं। अगर वो एक तरफ होकर किसी पार्टी को वोट कर दें तो उस पार्टी की जीत जो है वो तय है, लेकिन ऐसा होता नहीं, उनके वोट बंटते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। SC जो अनुसूचित जाति हैं वो 5.44% और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आप करती हैं वो 6.13%। और यही वजह है कि 2010 और 2015 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जिनको भी मुस्लिम वोट्स ज्यादा मिलेंगे जीत उनकी होगी। आरजेडी JDU कैंडिडेट जो होंगे उनको मुस्लिम वोट के साथ साथ, चूंकि नौशाद आलम JDU से, आरजेडी से सऊद आलम, तो इनको मुस्लिम वोटों का तो भरोसा है ही, साथ ही जो उनके परंपरागत वोट होते हैं वो उसका भी जो है एक अपेक्षा उसकी भी रखते हैं कि वो वोट भी उनको मिलेंगे। जैसे पिछली बार सऊद आलम को भी मिले थे। पिछली बार नौशाद आलम जो है वो थोड़े पिछड़े थे क्योंकि गोपाल कुमार अग्रवाल ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो इस बार क्या होगा, क्या गोपाल कुमार अग्रवाल जो है इस बार जीत हासिल करेंगे अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा बहुत ज्यादा होता है तो, या AIMIM जो है वो मुस्लिम वोटों का बड़ा चंक जो है वो निकाल लेता है? ये तो कहना पड़ेगा कि पूरे सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी
कि पार्टी AIMIM की चुनौती जो है वो बहुत जबरदस्त रहने वाली है, खास करके महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए। और इस चुनौती से कैसे निपटना है, इसके लिए आरजेडी को रणनीति बनानी होगी। हालांकि बीच बीच में ये चर्चा भी होते रहती है कि AIMIM और वो महागठबंधन में आना चाहता है, एक ऑफर है, अब उस पर कितनी बातचीत आगे बढ़ी, क्या वो होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी वक्त है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बहुकोणीय मुकाबला होगा, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बहुकोणीय मुकाबले में अगर कोई 30-35% वोट लेकर आ गया तो जीत उसकी हो जाएगी। चलिए, तो ये ठाकुरगंज का इतिहास और रिकॉर्ड रहा है, वहां पर कैसे जीत होती रही है, कौन जीतता रहा है और कौन से समीकरण काम करते हैं। लेकिन देखना है इस बार AIMIM किस तरह यहां पर प्रदर्शन करता है और आरजेडी फिर किसे अपना कैंडिडेट बनाती है, क्या वही कैंडिडेट रहेंगे, फिर एनडीए की रणनीति क्या होगी, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी।